यकीनी तौर पर यह अपोजिशन का हक है कि वो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आईनी रास्ता इख्तियार करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कितने लोगों ने आपसे बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता किया है? अमेरिका का रवैया, उनका स्टैंस इस सारे मामले पर कैसा लग रहा है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलमान मिर्जा और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, हम खुद ही जज हैं, खुद ही मुनसिफ बने हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये आदत अब रच बस गई है कि हम दूसरों को बगैर जाने, बगैर समझे, बगैर पढ़े और बगैर सुने उनके बारे में खुद से ही राय कायम कर लेते हैं। हमारा ये रवैया हमें शर्मिंदगी से दो चार कर सकता है, लेकिन हमें इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। ऐसी एक कहानी आपको सुनाता हूं जिसमें एक खातून एक शख्स से मुतालिक गलत राय कायम कर लेती हैं और बाद में हकीकत जब आश्कार होती है तो उस खातून को अपनी सोच पर बेहद पछतावा होता है। कहानी कुछ यूं है जनाब। एक खातून हवाई अड्डे पर जहाज का इंतजार कर रही थी। जहाज के इंतजार में खातून का वक्त ही नहीं कट पा रहा था। ऐसे में खातून ने कुछ सोचकर दुकान से जाकर वक्त गुजारी के लिए एक किताब ली और खाने के लिए एक बिस्किट का पैकेट ले लिया और वापस इंतजारगाह में आकर किताब पढ़ना शुरू कर दी। उस औरत के साथ ही दूसरी कुर्सी पर एक और मुसाफिर बैठा था, किसी किताब का मुतालिया वो भी कर रहा था। इन दोनों के दरमियान एक मेज थी और मेज में बिस्किट के डब्बे रखे थे, जिसमें से जब खातून बिस्किट उठाने के लिए हाथ बढ़ाती तो ये देखकर उनको हैरत ज़दा कर देती कि जनाब उसके साथ बैठे मुसाफिर भी उसी डब्बे में से बिस्किट उठा रहा है। यह देखकर खातून का गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो उसके मुंह पर इस बेअदबी और बदतहजी पर जोरदार तमाचा रखने का सोच रही थी। अच्छा, खातून को हैरत में उस वक्त इजाफा महसूस हुआ जब उसने देखा कि जैसे ही वो डब्बे से एक बिस्किट उठाती, सामने वाला यानी बराबर वाला मुसाफिर उसी बिस्किट को दोबारा उठा लेता। ये सब देखकर खातून अपने गुस्से से बेहाल हो गई और अपनी झुंझलाहट पर बमुश्किल काबू रख पा रही थी। जब डब्बे में आखिरी बिस्किट रह गया, सब तो खा लिए जनाब, तो अब खातून के दिल में ये बात जानने की शिद्दत और हसरत पैदा हो गई कि अब ये बदतमीज और बद इखलाक शख्स उसका जो बिस्किट खा रहा है वह अब इस आखिरी बिस्किट की तरफ हाथ जरूर बढ़ाएगा या फिर आखिरी बिस्किट को उसके लिए छोड़ देगा। अब यही सोच चल रही थी, लेकिन इस खातून की हैरत तब अपने उरूज पर जा पहुंची जब मुसाफिर ने इस आखिरी बिस्किट को 2 हिस्सों में तकसीम किया और आधा अपने पास रख लिया और आधा खातून के लिए छोड़ दिया। उसके बाद खातून के लिए उससे बढ़कर बेइज्जती की अब कोई गुंजाइश रहती नहीं थी। लिहाजा खातून ने अपना गुस्सा पिया, आधे बिस्किट को वहीं डब्बे में छोड़ा, किताब को बंद किया और गुस्से से उठकर अपनी पांव पटकती हुई इमिग्रेशन से होती हुई जहाज की तरफ चल पड़ी। अच्छा, जब खातून जहाज में जाकर बैठी तो उसने अपने हैंड बैग में से ऐनक निकाली ताकि एक किताब पढ़ी जा सके। जब हाथ डाला अंदर बैग में तो देखा कि जनाब जो उनका खरीदा हुआ बिस्किट था वो तो बैग के अंदर जूं का तू बंद रखा हुआ था। अब नदामत का एहसास हुआ, शर्मिंदगी से उसका बुरा हाल हुआ। उसे अब पता चल रहा था कि जनाब हवाई अड्डे पर बिस्किट उसके नहीं थे बल्कि बराबर वाले शख्स के थे जिसको वो अपना समझ के खा रही थी। अब उसे महसूस हो रहा था कि वो शख्स किस कदर मुहज्जिब और रहम दिल इंसान था, क्योंकि उसने अपना बिस्किट उन खातून को खाने दिया जिसने किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया, कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की और अपने डब्बे से उसको बिस्किट खाने की इजाज़त दे दी। वो जिस कदर इस मौजू पर सोचती उसी कदर उसको ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होने लगता। लेकिन अब इस शर्मिंदगी और हजीमत का मदावा हो भी क्या सकता था? उसके पास तो इतना वक्त भी नहीं था कि उस शख्स को ढूंढती, उससे माजरत करती, अपनी बेज़ौकी और बेअदबी की माफ़ी मांगती या उसकी आला ज़र्फ़ी का ही शुक्रिया अदा करती। नाज़रीन जनाब, इसीलिए कहते हैं जब किसी के बारे में राय कायम की जाए तो जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होती कि आपकी राय भी उसकी तरह ही ठीक हो सकता है हकीकत आपकी सोच से मुख्तलिफ हो, जैसा कि उस कहानी में हुआ। सियासत की दुनिया में भी ऐसी सूरत हाल आती जाती रहती है, नजर आती रहती है, जहां एक दूसरे को बगैर सोचे समझे जज कर लिया जाता है, एक दूसरे पर बगैर किसी तहकीक के इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं। अब आप अपोजिशन को देख लें, उसने पहले दिन से रोज़े अव्वल से ही वजीर आज़म इमरान खान को हुकूमत को नाकाम करार देने की कोशिशें शुरू कर दी थी और तब से लेकर अब तक अपोजिशन हुकूमत को हटाने के लिए पूरी जान लड़ा रही है। अपोजिशन ने हुकूमत को घर भेजने के लिए अदम एतमाद की तहरीक का आईनी हक इस्तेमाल करने का इरादा किया।
ये कोई गलत बात नहीं है, वैसे अगर उनका हक है वो कर सकते हैं। यकीनी तौर पर यह अपोजिशन का हक है कि वो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आईनी रास्ता इख्तियार करे। लेकिन जनाब, सवाल यह पैदा होता है कि जब मुत्तहदा अपोजिशन का यह दावा कि अंपायर न्यूट्रल हैं और उनके पास नंबर्स भी पूरे हैं, यानी 172 से ज्यादा नंबर हैं, तो ऐसे में अपोजिशन का 23 मार्च से लॉन्ग मार्च करना, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना, यह कम से समझ से बालातर है। ऐसे वक्त में जब हुकूमत ने 27 मार्च को डी चौक इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया, उसके फौरी बाद ही अपोजिशन ने भी इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी का ऐलान कर दिया। यह मामला खतरनाक महाजराए की जानिब अब बढ़ रहा है। अपोजिशन यह वजाहत देती है कि वजीर आजम ने इश्तियाल अंगेज तकरीर की, अपोजिशन को गालियां दी और अब हम भी उनको भरपूर अंदाज में उसी तरीके से जवाब देंगे। मौलाना फजलुर रहमान क्या फरमा रहे हैं, पहले देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जनाब, सुना आपने मौलाना फजलुर रहमान को, वो कह रहे हैं कि अपोजिशन की पेश करदा अदम एतमाद की तहरीक कौमी उमंगों की अमीन है। वजीर आजम और उनकी हुकूमत आइन शिकनी और फसाद की राह अपना चुकी है। अराकीन को असेंबली में आने से रोकने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। फसाद पैदा करने के लिए हुकूमत डी चौक पर जलसा करने जा रही है। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में कितने दिन रहेगा, मौलाना कहते हैं कि इसका फैसला यहां पहुंचने के बाद किया जाएगा। लोग तैयार रहें, तहरीक अदम एतमाद की तारीख तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे। इसी तरह से लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत जलसा करना चाहती है तो कर ले भाई, लेकिन हुकूमत ने जलसे के बाद धरना दिया तो फिर हम उनका इलाज करेंगे। हमने भी कारकुनों को कॉल दे दी है, हमारे लोग डी चौक पहुंचकर हुकूमत की वो दुर्गत बनाएंगे कि उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब आप अपोजिशन के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बात बढ़ गई तो फिर इतनी दूर तलक जाएगी कि मामला सबके हाथों से निकल जाएगा। खबरें यह भी गर्म हैं कि हो सकता है कि अपोजिशन भी डी चौक पर उसी वक्त उसी टाइम पर जलसा करे जिस टाइम पर हुकूमत जलसा करने जा रही है। और अगर यह सच साबित हुआ तो फिर इसका मतलब साफ है जनाब कि सीधा सीधा मुल्क इंतशार की लपेट में चला जाएगा। जमहूरियत को जमहूरियत के दावेदार ही नुकसान पहुंचा देंगे। अब जैसा कि मौलाना तो बहुत पहले ये बात कह चुके हैं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होती है तो फिर वो गली कूचों में जाएंगे, फिर इंतशार फैलेगा, फिर अनारकी को तकव्वत दी जाएगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एक तरफ अपोजिशन ये दावा करती है कि अंपायर न्यूट्रल हो चुके हैं, इमरान खान के सर से साया उठ चुका है, तो ऐसे में अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने का जिम्मेदार अपोजिशन फिर किसको ठहराना चाहती है, फिर किस वजह से एहतजाज और धरने की सियासत करना चाहती है? अपोजिशन अपनी हार को तस्लीम क्यों नहीं करेगी? अब इस सारे मामले पर एक राय भी पाई जाती है कि अपोजिशन जानबूझकर ये सारा खेल तमाशा कर रही है क्योंकि वो अंदर से जानती है कि उसके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। अपोजिशन के बकौल डर यह है कि हुकूमत जब इस्लामाबाद में जलसा करेगी तो मुमकिन है वो अपोजिशन के अराकीन को असेंबली पहुंचने ही ना दे। यानी वक्त से पहले अपोजिशन ने यह अज्यूम कर लिया, ये जज कर लिया कि हुकूमत उनके बंदे पकड़ लेगी ताकि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना हो सके। अब मौलाना अपनी मुंह जबानी कह रहे हैं कि पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और डंडे के बदले में डंडे चलेंगे। शायद मौलाना साहब उन्हीं डंडों की बात कर रहे हैं जो कुछ दिन पहले पार्लियामेंट लॉजेस में भी बरसाए गए थे। जबरदस्ती पार्लियामेंट लॉजेस को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई और अब मौलाना हुकूमत को छठी का दूध याद दिलाने की तैयारियां कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जनाब कि हमारे रहबरों का मूड अब यह बन गया है कि ना खेलेंगे ना आपको खेलने देंगे। बात अदम एतमाद से शुरू हुई थी, अब धरने और लॉन्ग मार्च तक जा पहुंची है। मैं मौलाना साहब को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जनाब, आप लोगों के अब जमहूरियत को बचाने के लिए निकले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जारहाना सियासत की वजह से जमहूरियत खतरे में पड़ जाए और बाद में सब हाथ मलते रह जाए। लेकिन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी आज भी मानने को तैयार नहीं कि अपोजिशन इंतशार के रास्ते पर चल रही है, बल्कि वो तो उल्टा हुकूमत को जारहियत पसंद करार दे रहे हैं। क्या कहना है आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए। जनाब, सुना आपने अब्दुल गफूर हैदरी को, वो कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है बल्कि ये हुकूमत ही है जो सब कुछ अभी तक गलत करती हुई आ रही है। जबकि हुकूमती नुमाइंदे ये समझते हैं कि अपोजिशन हुकूमत के बड़े जलसों से डर गई है, सहम गई है। अब कशीदगी से भरा माहौल देकर मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अपील की है कि दोनों ने जिन जलसों का ऐलान किया है उन जलसों को मुल्की मफाद की खातर फौरी तौर पर मंसूख करें। अवाम हुकूमत और अपोजिशन के जलसों और नंबर्स की सियासत से सख्त परेशान है। यकीन जानिए, अब देखा जाए तो शुजात हुसैन साहब की बात में बहुत वजन है।
हुकूमत को भी चाहिए कि वो हुकूमत में होते हुए जिम्मेदारी का सबूत दे और मामले को इंतशार की तरफ हरगिज ना लेके जाए। अच्छा, शुजात हुसैन साहब के बयान में अवाम का जिक्र था, वो अवाम की सोच से भी अपोजिशन और हुकूमत को आगाह कर रहे हैं। और चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अवाम को यार नंबर गेम्स की, अदम एतमाद की तहरीक में जरा दिलचस्पी नहीं है। आप खुद सोचिए कि आपको दिलचस्पी है। अवाम को सिर्फ सरोकार है तो सिर्फ इतना कि उनको बुनियादी जरूरियात तक आसानी के साथ रसाई मिल जाए। लेकिन अपोजिशन जो बज़ाहिर अवामी मफाद का लिबादा ओढ़े हुए है, वो अवाम का नाम भी अपने जलसों में नहीं ले रही। सिर्फ और सिर्फ उसकी नजर आने वाली सियासी मुस्तकबिल पर उसकी नजरें जमी हुई हैं। अच्छा, चौधरी शुजात हुसैन साहब के बयान पर फवाद चौधरी ने बयान जारी करते हुए कहा कि जनाब चौधरी शुजात साहब को वजीर आजम ने हमेशा इज्जत दी है। तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है। हम शिद्दत पसंदी की सियासत नहीं करते, ना ही तसादुम पर यकीन रखते हैं। हमारी सियासत की बुनियाद जमहूरियत है। अवाम की राय हमारे लिए हमेशा से मुकद्दम है। इस्लामाबाद में जलसे का मकसद तसादुम नहीं है जनाब। लेकिन कहीं राना सनाउल्लाह अपने काफिलों को 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब भेजकर तसादुम को हवा तो नहीं दे रहे। क्या कहना है राना सनाउल्लाह का, आइए सुनते हैं। अब इंतशार की बात हो रही है। सुना अपने राना सनाउल्लाह को, वो इमरान खान को मगरूर शख्स करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान वो शख्स थे जो किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज वो एक एक इत्तेहादी के पीछे भाग रहे हैं। नाज़रीन, यूं लग रहा है कि मुस्लिम नून ने 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के लिए अब कमर कस ली है और इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने कह दिया है कि लॉन्ग मार्च के लिए मुस्लिम नून के काफिले की क़यादत मरियम नवाज करेंगी। अब कब क्या होगा ये तो जनाब आने वाला बढ़ेगा, लेकिन जो हो रहा है उससे मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन शेख साहब ये कहते हैं कि अपोजिशन अपनी सियासत से खुद को मुश्किल में डाल रही है। क्या कहना है शेख साहब का, पहले सुनते हैं। अब शेख साहब कह रहे हैं कि अंपायर पाकिस्तान के साथ हैं और जमहूरियत के सपोर्टर हैं और वो पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। वो किसी के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ हैं। अपोजिशन ने 4 साल में कंफ्यूजन फैलाई है। अब 1 साल इलेक्शन में रह गया है। वजीर दाखिला के बकौल अपोजिशन का ऊपर वाला खाना खाली हो चुका है। ये सारी साम्राज्य सुंडियां डी चौक में फारिग हो जाएंगी। हम डी चौक में हालात कंट्रोल करेंगे और हालात काबू में ना आ सके तो ये जाने और उनका काम जाने। कोई हादसा हो गया तो नुकसान अपोजिशन का अपना होगा। अच्छा, इत्तेहादियों के हवाले से जनाब बात करते हुए कहना था कि हुकूमत को इत्तेहादियों और अपने अराकीन पर मुकम्मल एतमाद है। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। शेख रशीद इत्तेहादियों के साथ होने वाली खुशखबरी दे रहे थे और ऐसी ही खुशखबरियां परवेज खटक भी दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मुश्किलात से दो चार कर देती है। परवेज खटक को आपने सुना, हुकूमत कहीं नहीं जा रही वो कह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग नहीं, इन दोनों को एक साथ चलना होता है। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। ये परवेज खटक साहब की खुशगुमानी कहिए या फिर हकीकत कहिए, इत्तेहादी हुकूमत का एक बार फिर से साथ देंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हुकूमत के अपनों को कौन समझाएगा। खबर यह भी गर्म है जनाब कि तरीन ग्रुप हुकूमत के हाथों से अब ऐसे फिसल रहा है जैसे गीली मिट्टी फिसलती है, क्योंकि हमजा शहबाज और तरीन ग्रुप में जो मुलाकातें हुई हैं उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है। इस मुलाकात में तरीन ग्रुप ने नून लीग से अपोजिशन की हिमायत के बदले में 35 सीटें मांग ली हैं। इसके अलावा तरीन ग्रुप ने नून लीग से 10 एमएनएज और 25 एमपीएस के टिकट का मुतालबा भी कर दिया है। खबरें तो ये भी हैं जनाब कि हमजा शहबाज ने अपनी क़यादत के सामने तरीन ग्रुप के मुतालबात रखे हैं। नून लीग मुतालबात की मंजूरी के बाद मुआहदा तैयार कर भी लेगी और मुआहदे का ऐलान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो तरीन ग्रुप के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग दूर कर देती, फिर इमरान खान की हुकूमत के लिए खतरात लाहक हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान खतरों से घबरा नहीं रहे, बल्कि अपोजिशन को भी ना घबराने के मशवरे ही दे रहे हैं। 2023 की इलेक्शन भी गई, ये वजीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं। ये वो एतमाद है जिसके बारे में कह रहा था कि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को कभी कभी मुश्किलात से दो चार कर देती है। और आपको अंदाजा हुआ होगा कि एक दूसरे को जज करने वाली कहानी मैंने स्टार्ट में क्यों सुनाई थी। अपोजिशन हुकूमत को जज कर, हुकूमत अपोजिशन को जज कर रही है और बात असल मसले की कोई नहीं कर रहा है। कोई आटा चीनी की कीमतों की बात नहीं कर रहा है, पेट्रोल की, बिजली की कीमतों की बात नहीं कर रहा है। अवाम को यह इंटरेस्ट नहीं है किसके पास 172 नंबर हैं और किसके पास नहीं है। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है किसी को यह इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हां, इंटरेस्ट यह है कि जनाब बुनियादी जरूरियात तक हमारी रसाई आसानी से हो जाए। अवाम अब यह सोच रहे हैं कि अब तक जो होना था हो चुका, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में दावा किया है कि अपोजिशन अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। अब देखिए उनके साथ होता क्या है। तहरीके अदम एतमाद तो नाकाम होगी ही, अपोजिशन का साल 2023 का इलेक्शन भी चला गया उनके हाथों से। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं और सरतोड़ कोशिशें जारी हैं किसी भी तरीके से हुकूमती इत्तेहाद अपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार हो जाए। अब ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि अपोजिशन इमरान खान के जाल में फंस गई है या फिर अपोजिशन वजीर आजम इमरान खान को घर बेचकर ही दम लेगी। इन तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। रुकने कौमी असेंबली है और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है शेख रुहेल असगर साहब। जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा 23 मार्च को निकल रहे हैं आप, क्योंकि अभी जब से पीपल्स पार्टी का मार्च है उसके बाद से इस पर ज्यादा बात नहीं की जा रही। कंफर्म है आप लोग जा रहे हैं? ये तो सियासतदानों की अपनी एक स्वाफीद है ना, जो करना चाहे। और 23 मार्च तो वैसे ही आपको पता है आजादी का दिन है, और ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत ने बर्बादी कर दी है उसे आजादी दिलवाना तो वैसे ही आपका नेक अमल है ना। ये तो नहीं सर, आप निकल रहे हैं 23 मार्च को, आप इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं, कंफर्म है? ऑब्वियसली जी, अगर लीडरान ने ये दिया है अपना कॉल तो फिर तो लाजिमी बात है, फिर जाना पड़ेगा। तैयारियां हो रही हैं सर, और आप लोगों का प्लान क्या है? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद वो मतलब उनका लॉन्ग मार्च से कंप्लीट हो गया इस्लामाबाद जाके। आप लोगों ने धरना देना है या सिर्फ लॉन्ग मार्च करना है? नहीं, लॉन्ग मार्च अभी मैं तो आपको एक कॉल दी है, अभी उन्होंने कॉल दिया कि जी लॉन्ग मार्च नहीं है, ये एक चर्चा किया जाएगा 23 मार्च के हवाले से, या उससे आगे कर लीजिए कि इस्लामाबाद में आएंगे लोग। काफ लीग के हवाले से, काफ लीग से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुज़ाकरात हुए थे, बातचीत हुई थी, और अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने वोट मांगे थे कि, और उनके 5 वोट हैं, बहुत ज़्यादा वोट हैं, 5 वोट बहुत। शेख रशीद साहब ने 5 वोट का ताना भी दिया था उनको। लेकिन आप ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का ओहदा मांगा है, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया था। हकीकत है इसमें? किसने कहा है? ये मैं आपको एक गुजारिश करूं कि इस पे जो आपकी ये जवाब है या ये जो बात है, मेरे ख्याल में इस पे शायद हकीकत नहीं है। अगर मियाँ साहब की गुफ्तगू हुई है तो ऑब्वियसली अलगजी में हुई होगी, और मियाँ साहब ने ये कोई, या मियाँ साहब के किसी स्पोक्समैन ने या मियाँ साहब ने इस बात का कहीं ऐलान तो किया नहीं। तो मेरे ख्याल में वक्त से पहले इस किस्म की बातें करना वो बेमानी है। सर बातें तो होती है ना, बस आप उसकी तरदीद कर दें, तस्दीक कर दें, खत्म हो जाएगी बात सर। मैं वो ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मियां साहब ने कोई साइट किया है या उनसे गुफ्तगू हुई है, ना किसी से भी गुफ्तगू हुई है, तो उसके लिए जो भी अमल तैयार किया जाएगा या जो भी बात होगी वो मंजर आम पे आएगी। बिल्कुल, 172 की नशिस्तें चाहिए आपको भी और हुकूमत को भी, अगर अदम एतमाद की कामयाब तहरीक करनी है या फिर नाकाम करनी है। अच्छा, दोनों के पास इस वक्त, अगर मैं पीटीआई की भी बात करूं तो उनके पास 156 गालिबन नशिस्तें हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आपकी तमाम अपोजिशन जमातों की बात की जाए तो 163 है, उनसे ज़्यादा नहीं है। 9 वोट बड़े डिसाइसिव होंगे, बड़े फैसला कौन होंगे। तो ये 9 वोटों का फैसला हो गया, कोई अपने पत्ते शोर नहीं कर रहा, आवाम में भी थोड़ी बेचैनी। आप बताइए, आप लोगों ने ये बात पूरा होमवर्क कर लिया है? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, आपने जो अभी इरशाद फरमाया था ना कि काफ लीग वाले 5 हैं, 5 नहीं है वो। अच्छा, वो तकरीबन उनके वोट बनते हैं 8। अच्छा, उनके वोट बनते हैं 8 जो हैं वो काफ लीग के हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कौन कौन है वो, आप फिर आप चले सर 8 की बता दें। वैसे मैं शायद अपने हिसाब से कंफर्म हूं, लेकिन आप बता दें अगर आप 8 कह रहे हैं। 8 सीट, क्योंकि शेख रशीद साहब ने ये बात बोली, उन्होंने कहा कि 5 सीटों वाले। किसी अच्छे बंदे का नाम ले तो मैं आपकी बात मान भी लूं, जो शख्स लोगों के टुकड़ों में पला हो, मैं उसकी क्या बात सुनूं? मतलब वो उसको जब पता ही नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। 2 ऐसे लोग हैं जिनके साथ उनकी अजीजदारी है, जो कि उधर बैठे हुए हैं आपके ट्रेजरी बेंचेस में। बल्कि 3 ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल में, शायद आप ये समझते हैं ना कि अगर आपके कोई अजीज है, बहुत करीबी है, अगर आपको ये बात कहते हैं कि वो आपके साथ खड़े होंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ खड़े होंगे। तो मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ, 8 वो हैं, 7 एमपीएम के हैं, कितने हो गए? 15 हो गए, और 5 बाप के हैं, 20 हो गए सर। ये तो
तो मैं यही आपके अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये चीजें अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन जब करेंगे तो वो तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बात कहाँ पे जाके रुकेगी। ये तो और काफी मेरा आगे ख्याल चली है है कि ये आपको वहां 163 में पे अगर ऐड कर लें। अच्छा, एक एक बात मैं आपसे और अंदर की जानना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर भी मुनहरिफ ग्रुप है, ये सब आप जानते हैं। जहांगीर तरीन का ग्रुप है, इसके अलावा अलीम खान भी अब निकलकर सामने आए हैं। मुलाकातों के हवाले से बात की जा रही है, जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है कोई? आप इस बात की तस्दीक तरदीद कर दें। जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात का तो मुझे इल्म नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना ये कह सकता हूँ कि हमजा शबाज साहब उनके घर तशरीफ ले गए थे, तो इसका मतलब है कि गुफ्तगू तो उनके साथ हो रही होगी ना। तो अगर तशरीफ ले गए उनके घर पे और उनको बाकायदा उन्होंने वेलकम भी किया लाहौर में, और अलीम खान साहब गए हुए थे अपना लंदन, और उनके मुतल्लिक भी जो खबरें आ रही थी वो यही थी कि अलीम खान साहब मियाँ साहब से मुलाकात हुई है। मियाँ साहब ने भी उसका डिनायल नहीं किया और अलीम खान साहब ने भी डिनायल नहीं किया। तो ये चीजें जो है ना, मैं फिर वही बात दोहराने की कोशिश करूंगा कि जब तक कोई एक जमात, जैसे अलीम खान साहब है, उनको कहा गया कि वो मियाँ साहब से मिले हैं, अलीम खान साहब को कहना चाहिए था कि नहीं मैं नहीं मिला। या उनका कोई ऐसा बंदा जो बड़ा उनके करीब हो, कुर्बत में हो, जिसको समझते हो कि उसकी क्रेडिबिलिटी है, तो वो अगर ये बात कह दे कि नहीं जी नहीं नलीम खान साहब तो नहीं मिले, फिर मैं उनकी बात पे यकीन कर लूंगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी राह चलते बंदे से ये बात कहेंगे तो मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कितने लोगों ने आपसे बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता किया है? क्योंकि दोनों तरफ से, अगर मैं हुकूमत की बात करूं, पीटीआई की बात करूं, उनकी तरफ से भी वो ये कह रहे हैं कि जनाब नून लीग के तो बहुत सारे अरकान कौमी असम्बली हमसे मिल रहे हैं, आने की कोशिशें कर रहा है, और फिर अपोजिशन भी इस तरह के दावे कर रही है। आपसे बजाते खुद जो आपको आप तस्दीक कर सके, हाँ भाई मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की। मैं पहले नून लीग के हवाले से बात कर लूं कि नून लीग के हवाले से मैं इतना कर दूं कि इस्लाम में खुदकशी जो है वो हराम है। तो इस मौके पे मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यूर मेंबर वो खुदकशी करेगा। बस ये जरा ज़हन में रखें कि जब लोग जूतियां मार रहे हैं, लोग गालियां निकाल रहे हैं, लोग बददुआएं दे रहे हैं, तो कोई अक्ल का अंधा ही होगा जो जाके तहरीक इंसाफ में चला जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अब आपने अर्ज किया कि तहरीक इंसाफ के लोग भी उनसे, अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान नहीं दुनिया की सियासत जो है वो इज्जत और एहतराम के लिए की जाती है, और वहां पे इस दो चीजों का फुकदान है। और लोग इज्जतदार लोग हैं, वो अपनी इज्जत चाहते हैं, लोगों की मोहब्बत चाहते हैं, अपने लीडरों की मोहब्बत चाहते हैं, उनका रवैया ऐसा देखना चाहते हैं जो बाप और औलाद का होता है। और वहां पे तो इस किस्म का रवैया है कि उनकी आज तक गर्दन नीचे नहीं झुकी कभी। उस शख्स ने कभी उठ के किसी के साथ सलाम नहीं किया। जिस शख्स के दरवाजे पे आप चले जाएं, वो कुत्तों के साथ खेलता रहे और कुत्तों के साथ खाता रहे और मेहमान बैठ के मुंह तकते रहे। वो मतलब आप खुद सोच सकते हैं ना कि इस तरह के रवैयों में तो सियासत नहीं हुआ करती, ये तो बादशाहत है। और बादशाहत में भी ऐसा नहीं होता। बादशाहत में मेहमानों की कदर की जाती है, अपने अजीजों की कदर की जाती है। तो वहां पे जो लोग अगर नाराज हैं तो वो तो आपको समझ आएगी जब आपके सामने वो तादाद आएगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि लोग उनसे उनके रवैयों से नाराज हैं। सही। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, वक्त की किल्लत है वरना मैं मजीद आपसे बात करता, मजीद डिस्कस करते। लेकिन जनाब शेख असगर रुहेल साहब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि उनकी जमात के लोग वहां जाने तो दूर की बात है, सामने वालों की जमात के लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारे पास 183 के नंबर्स मुकम्मल हैं। 172 वोट चाहिए अगर वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाना है। एक ब्रेक लेंगे जनाब, और ब्रेक के बाद बात करेंगे भारतीय हठधर्मी की। भारत की जानिब से मिसाइल पाकिस्तान में आ जाता है, पाकिस्तान में आके गिर जाता है, अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म के कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो खामोशी से सत्तू पी के सो रहे होते हैं। फिर डीजी ISPR इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भारत जागता है और कहता है कि जनाब ये गलती से हो गया। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं, और भारतीय मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गिरने के वाक़े पर शर्मिंदा होने के बजाय
जैसा वो करता है वैसा ही कर रहा है, यानी उसकी हट धर्मी वाला रवैया बिल्कुल बरकरार है। और भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय पार्लियामेंट में बयान देते हुए दावा किया है कि भारत का मिसाइल सिस्टम मुकम्मल तौर पर महफूज और काबिल एतमाद है, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा है कि उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जो ये जाहिर करें कि सुपरसोनिक भारतीय मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना हादसा नहीं था। पाकिस्तान ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए इस वाक़े की तहकीकात दोनों ममालिक के हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी से कराने का मुतालबा किया है, जिसके रद्दअमल में आज ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका और चीन ने मिसाइल वाक़े पर भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से बराह रास्त मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी है। और ISPR का कहना है कि आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत से मिसाइल फायर होने के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है और यह कहा है कि भारत ने वाक़या हादसा करार दिया जो किसी बड़ी तबाही का बायस भी बन सकता था। दूसरी जानिब भारत से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के हवाले से हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। भारतीय हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखते हुए हिजाब पहनना इस्लामी अकीदे का लाजमी मजहबी अमल करार ही नहीं दिया। अब इन दोनों चीजों पर बात करेंगे। हारिस नवाज साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि जो वाकया हुआ है इसकी पाकिस्तान ने निशानदही की, पाकिस्तान की अपनी सरहद में आकर मिसाइल गिरा, भारत से अगर गलती से चले हो गया, लेकिन आपको खुद आगाह करना चाहिए था। वो इस चीज का इंतजार करते रहे कि पाकिस्तान क्या कहेगा। पहले पाकिस्तानी DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भारत का रद्दअमल सामने आया। क्या कहेंगे सर आप? इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अप्रोच थी भारत की, और ख़ास तौर पे 48 to 72 आवर्स के बाद जब DG ISPR ने ब्रीफिंग दी और उसके बाद सब प्रेस ब्रीफिंग दी, नेक्स्ट डे उन्होंने बड़ा सिंपल सा एक दफ़ा से आया कि ये गलती से फायर हो गया, इसके माजरत कहाँ है। जब फायर हुआ तो आपने इमीडिएटली जो हॉटलाइन होती है DGMOs की, वहाँ पर DGMO को क्यों नहीं बताया? आपने इमीडिएटली शॉर्टेस्ट रूट से फॉरेन ऑफिस को क्यों नहीं बताया? आपने मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए दूसरा मिसाइल क्यों नहीं फायर किया ताकि वो कहीं नुकसान ना कर दे? आपने क्यों इंतज़ार किया कि किसी जगह गिरे और नुकसान करे और उसके बाद करेंगे? और फिर आपको कोई शर्मिंदगी भी नहीं, और आपको अपने निज़ाम को, सिस्टम ठीक करने के लिए भी कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये पहला वाक़या नहीं है। आपने कितनी दफ़ा एनरिच यूरेनियम जो है वो आपका अपने मुल्क में पकड़ा गया, फिर नेपाल में बेसमेंट में फ़रोख्त होकर पकड़ा गया। ये आपके स्ट्रेटेजिक एसेट की कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है। और मुझे हैरानी है कि अमेरिका इस पर कह रहा है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ये पाकिस्तान की तरफ से कभी फायर हुआ होता इस तरह की गलती से भी, तो जो इंडियन मीडिया ने हाइप क्रिएट करना था और इंटरनेशनल मीडिया ने क्रिएट करना थे, वो वी ऑल नो इट। आई थिंक इसके लिए एक जॉइंट इंक्वायरी होनी चाहिए, पाकिस्तान की टीम इंडिया जानी चाहिए, वहाँ जाके इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उनकी टीम के साथ बैठ के इंक्वायरी करें एंड फाइंड के इसकी रिकमेंडेशन क्या हैं, क्या वजह थी, फाइंडिंग देखी जाए और फिर रिकमेंड किया जाए कि आइंदा के लिए इसको। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, और वो सवाल ये कि जनाब, अगर इस वाक़े की वजह से अल्लाह ना करे कोई हलाकतें होती, कोई जानी नुकसान होता, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होता? भारत तो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि जनाब ये उनसे एक बहुत बड़ी नाअहली हुई है जिसका उनको खमियाजा भुगतना भी चाहिए। नाअहली तो उनसे इसलिए हुई है कि वो नाअहल फौज है, अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, और उनके लोग जो हैं वो दे डोंट हैव फेथ इन देयर लीडरशिप, जिसकी वजह से आए दिन उनके ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। आपने देखे नहीं कि जब ये मिसाइल फायर लॉन्च करते हैं नया, तो अक्सर वो उधर ही गिर जाता है, अपने सामीन के सामने गिरता है और वो ब्लास्ट कर जाता है, फेलियर हो जाता है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्सोलीट भी है, इनके सिस्टम बहुत ऑब्सोलीट हैं, और ये उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए सबसे अहम बात है कि इंक्वायरी की जाए, दोनों मुल्क इकट्ठे करें और फिर देखा जाए कि किसी गलती थी, जानबूझ के फायर हुआ, गलती हुई तो आपने उसको रास्ते में कैसे कंट्रोल नहीं किया, आपने DGMO को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, आपकी हॉटलाइन जा रही है, और उसके बाद आप बड़े आराम से आपने माजरत कर ली, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और उसके साथ ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मैसेज देना चाहिए था कि हमसे गलती हुई है और हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं और आइंदा के लिए
हम उन सिस्टम को ठीक करेंगे। अच्छा सर, लेट सपोज अगर ये बात हम तस्लीम कर लें कि अगर DGISPR उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते और उसमें ये नहीं बताते कि एक चीज़ यहाँ पर आके गिरी, अभी हम ये देख रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, लेकिन इट्स लुक लाइक अ मिसाइल, वो मिसाइल लग रहा है, तो उस वक्त तक क्या भारत खामोश बैठा रहता जैसे कि वो बैठा था? और अगर बाद में DGISPR इस पर रोशनी नहीं डालते तो क्या इस पर भारतीय हुकाम बिल्कुल खामोशी साधे रखते? बिल्कुल खामोश रहते। वो उनको कोई उनके मॉरल्स नहीं है, उनकी ह्यूमैनिटेरियन मॉरल्स कोई नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है। वो एंटी मुसलमान जो है वो लॉबी में इतने आगे जा चुके हैं, बिकॉज RRS के ये सारे कमांडर्स हैं और RRS की जो है आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, और जिसमें कोई भी गैर मुस्लिम की वहाँ पे इंडिया में कोई जगह नहीं है। और फिर पाकिस्तान से तो उनको ऐसी दुश्मनी है कि दे टेक इट कि पाकिस्तान इज़ अ बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक इन रीजनल हेजमोनिक डिज़ाइन इंडिया के जो है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान हमेशा उनको खटकता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान फोबिया उनको हो चुका है, और दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट करते रहते, बल्कि इस वक्त अभी आप एंटी मुस्लिम की बात कर रहे थे, उनकी अदालत की जानिब से एक मज़ाका खेज फैसला दिया गया है हिजाब पर, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन जनाब आपको अमेरिका का रवैया, उनका स्टैंस इस सारे मामले पर कैसा लग रहा है? गैर जानिबदार है या जानिबदारी का मुजाहरा किया? वेरी क्लियर बाइस्ड अप्रोच पाकिस्तान के इस वक्त। तो आई डोंट नो क्या वजह है। अगर हम उनकी जी हुजूरी करते रहें, उनको अपने बेसिस भी दे दें, उनके लिए हर काम करते रहें, बहुत खुश हैं, और फिर वो डू मोर करते रहें, वो भी डू मोर भी करते रहें, देन दे आर वेरी हैप्पी। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेन पॉलिसी, बीइंग ए सॉवरेन कंट्री, इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री की है, जो कि हमें इस पर स्टैंड लेना चाहिए। हमें अमेरिका से इंगेज रहना चाहिए, लेकिन हमें अपनी अलाइनमेंट सोच समझ के करनी चाहिए, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, इकोनॉमिकली भी और जियो स्ट्रेटेजिकली भी और जियो पोलिटिकली भी। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि इन अमेरिका ने हमें कहाँ कहाँ कैसे डिच किया। 2 डेकेड्स हमने इनकी लड़ाई की है, सोवियत यूनियन को निकाला, फिर अभी जब वो इंडिया अफगानिस्तान में आए तो हमने दहशतगर्दी में उनको सपोर्ट किया, 80,000 लोगों को शहीद किया, $150 बिलियन का लॉस किया, एक लफ्ज़ उन्होंने हमारी तारीफ में नहीं कहा। और अभी जब लोगों को निकालने में आया तो पाकिस्तान सबसे आगे था, इनके ट्रुप्स को निकालने के लिए, अमेरिकन और फॉरेन लोगों को निकालने के लिए। इवन देन वी डिडंट गेट एप्रिसिएशन। इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर कौन है, उनकी स्ट्रेटजिक अलायंस किधर है। उन्होंने आपके सामने एक क्वाड ग्रुप भी बना ली है। हमें अपनी मुल्क के बेहतर मफाद में अपनी नई अलाइनमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है सर, ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और जमहूरियत जमहूर से ही होती है, और वहाँ पर हक़ के खुद इरादियत ज़्यादा होती है, इजहार राय की आज़ादी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन भारतीय अदालत ने एक मज़ाका खेज फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जनाब इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिजाब किया जाए, इसलिए इस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इस फैसले को आप क्या कहेंगे? इस्लाम का इनको क्या पता है? इस्लाम के क्या ये ठेकेदार हैं? ये RRS के कंट्रोल में है, इनकी तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कश्मीर का पिछले 3 साढ़े 3 साल से वहाँ पर मुकदमा चल रहा है, जो 370-35 को रिवोक किया है, कोई फैसला नहीं हुआ, कोई केस नहीं लगा। ये फैसला भी टोटल बाइस्ड है, सिर्फ इसलिए कि वो RRS के गुंडों से डरते हैं। राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये 4 का टोला है जो इंडिया को तबाही के धाने पर लेके जा रहा है। ये सिर्फ हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। सेकुलरिज्म स्टेट जो था वो उन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिया है, और अब इनसे काफ़ी मॉडरेट हिंदू भी इनके खिलाफ हो रहे हैं। आई थिंक ये फैसला, जब एक इस्लाम में कोई अपनी एक हिजाब पहनता है, पर्दा करना चाहता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वाई डू यू वांट टू इंटरफियर? क्या हमने कभी इंटरफियर किया कि फलां हिंदू ऐसे चले, ऐसा ड्रेस पहने, ये करे? हर एक को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए। यू हैव नो राइट टू इसको कि आप कंट्रोल करें, दबाएं और सिर्फ ये शो करें कि जी हमने इंडिया के RRS। हारिस नवाज साहब, सारी सूरत से आप आकर रहते हो, और जमहूर से ही जमहूरियत बनती है, और भारत इस बात का अलंबरदार है और बरमला इसका इजहार करता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं। लेकिन एक हिजाब वाले मामले पर उनकी अदालत भी बाइसनेस का मुजाहरा करने लगी, और उन्होंने यह आज फैसला सुनाया कि इस्लाम में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि आप हिजाब करें। इस वजह से हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। साथ साथ जो उन्होंने नाअहली और कोताही का मुजाहरा किया है, उस पर भी कई सवालात उठ रहे हैं, और अमेरिका की जानिब से भी बाइसनेस, जानिबदारी का बाकायदा से मुजाहरा किया गया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात हुई। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।